Assalamualaikum. This is Mehri Naz, and today my topic of discussion is blood pressure regulation. So I'll discuss how blood pressure is regulated by our body's own reflexes. हमारी बॉडी के अपने reflexes किस तरह ब्लड प्रेशर को एक खास सेट पॉइंट तक ऑप्टिमम सेट पॉइंट तक मेंटेन करते हैं. So first of all about mean arterial blood pressure. Actually, mean arterial blood pressure is the average of systolic and diastolic blood pressure and is about 100 millimeter mercury. Or mean arterial blood pressure is the product of cardiac output and total peripheral resistance. Cardiac output और total peripheral resistance का जो product है equals to mean arterial blood pressure. And cardiac output हमारे पास determinant है systolic blood pressure का, because systolic blood pressure is dependent on cardiac output. What is the reason behind it? Actually जो systolic phase होता है जब ventricles eject करते हैं blood into the aorta, तो जो ejection होती है amount of blood ejected by the ventricles in 1 minute is the cardiac output. और वो कार्डियक आउटपुट जितनी ज़्यादा होगी, जितना ब्लड ज़्यादा इजेक्ट होगा पर मिनट में, उतना ही ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा वॉल्स ऑफ एओर्टा पे बाय द ब्लड. तो दैट्स वाई जो वो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ एओर्टा is the systolic blood pressure. So that's why it depends on the cardiac output. कि cardiac output ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली जो एओर्टा की वॉल्स हैं उस पर ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो इन्हांस हो जाएगा. द सेम टाइम जो हमारे पास डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो डिटर्मिनेंट है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस का. टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है उस पर डिपेंड कर रहा है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. वट इज़ द रीज़न एक्चुअली बिहाइंड इट इज़ दिस के जो डायस्टोलिक फेस होता है उसमें ये होता है कि जो वेंट्रिकल्स हैं वो रिलैक्सेशन फेस में होता है. वेंट्रिकल्स में ब्लड की फिलिंग हो रही होती है. एओर्टिक वॉल्व जिससे वेंट्रिकल्स से ब्लड पास आउट होकर एओर्टा में जाता है वो क्लोज होता है. तो जो एओर्टा में रिमेनिंग ब्लड है उसने ही प्रेशर एक्सर्ट करना है और जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा. अब उस एट दैट टाइम जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो मैटर करती है. अगर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस एओर्टा की ज़्यादा है, वो ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है ब्लड फ्लो को, तो अल्टीमेटली जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा होगा बिकॉज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा है. और अगर वो कम होगी और ब्लड स्मूथली फ्लो कर रहा है तो जो प्रेशर एक्सर्ट होगा एओर्टा पे वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो नॉर्मल रेंज में होगा. तो दैट्स वाई कि जो कार्डियक आउटपुट है इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड जो हमारे पास टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड द प्रोडक्ट ऑफ कार्डियक आउटपुट एंड टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर. और ये जो कार्डियक आउटपुट और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है ना, ये मिलके मैनेज करते हैं ब्लड प्रेशर को. लाइक अगर कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो गया तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो कम होने की कोशिश करेगी, और अगर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो कार्डियक आउटपुट जो है उसको कॉम्पनसेट करने की कोशिश करेगी. तो इस तरह जो है ना मीन आर्टियल ब्लड प्रेशर वो मेंटेन होता है. Regulation of blood pressure by different mechanisms in our body that regulate the blood pressure. For example, neurological systems like हमारे जो sympathetic parasympathetic discharges हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं, बट दीज आर शॉर्ट टर्म रेगुलेटरी मैकेनिज्म. The second point is RAS, renin-angiotensin-aldosterone system. Renin-angiotensin-aldosterone system is the most important mechanism of blood pressure regulation, and it is the long-term regulatory mechanism. Then chemoreceptors हैं, they are also involved in regulation of blood pressure. ADH or vasopressin, antidiuretic hormone and atrial natriuretic peptide. These all are the mechanisms by which blood pressure is regulated in our body. Now, regulation by anatomic sites. There are different sites by which blood pressure is regulated. Physiologically, in both normal and hypertensive individuals. फिजियोलॉजिकली ऐसा होता है कि नॉर्मल और हाइपरटेंसिव इंडिविजुअल्स दोनों में जो ब्लड प्रेशर है इज मेंटेन्ड बाय मोमेंट टू मोमेंट रेगुलेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट एंड पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस. हमें पता है जो कार्डियक आउटपुट एंड पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस है ये दोनों डिटर्मिनेंट है मेन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर के, और इनके अंदर ही रेगुलेशन होती है, मोमेंट टू मोमेंट रेगुलेशन होती है, ना सिर्फ नॉर्मल में बल्कि हाइपरटेंसिव इंडिविजुअल्स में भी. 3 एनाटॉमिक साइट्स पे एट्रियोल्स जिन्हें हम रेजिस्टेंस वेसल्स भी कहते हैं बिकॉज मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो बाय द ब्लड फ्लो एक्सर्ट होती है वो एट्रियोल्स पे एक्सर्ट होती है, therefore termed as resistance vessels. और जो हमारे पास सेकेंड है पोस्ट कैपिलरी venules, also termed as capacitance vessels, because रेजिस्टेंस लेस जो है ब्लड फ्लो एक्सर्ट करता है, लेस रेजिस्टेंस है venules में, और उसके अलावा मैक्सिमम जो है ना वो ब्लड कैपेसिटेट करती हैं, that's why termed as capacitance vessels. And the third is the heart itself. And the fourth anatomic control site is the kidney that contributes to the maintenance of blood pressure by regulating the volume of intravascular fluid. अब ये 4 एनाटॉमिक साइट्स हैं जो इन्वॉल्व हैं ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में. अब ये कैसे इन्वॉल्व हैं वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड.
like baroreceptor reflexes. Baroreceptor reflexes, the most important reflexes in regulation of blood pressure. एक्चुअली बैरो रिफ्लेक्सेस जो होते हैं ना, बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्सेस, वो मीडिएट होते हैं बाय ऑटोनॉमिक नर्व्स. ऑटोनॉमिक नर्व्स जो हैं उसके थ्रू मीडिएट करते हैं अपना एक्शन और एक्ट करते हैं इन कॉम्बिनेशन विद ह्यूमोरल मैकेनिज्म्स, डिफरेंट मैकेनिज्म्स इंक्लूडिंग द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसमें रास सिस्टम भी इन्वॉल्व है, टू कोऑर्डिनेट फंक्शन एट द 4 कंट्रोल साइट्स. जो हमने 4 कंट्रोल साइट्स पे बात किया, लाइक एट्रियोल्स हैं, पोस्ट कैपिलरी वेन्यूज हैं, हार्ट है एंड किडनी. ये 4 कंट्रोल साइट्स पे जो है ना वो कोऑर्डिनेट करते हैं फंक्शन अल्टीमेटली टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर. फाइनली जो लोकल रिलीज है वो वेजो एक्टिव सब्सटेंसेस का, लोकल रिलीज भी होता है. अब वेजो एक्टिव सब्सटेंसेस वो होते हैं जो वेस्कुलर एंडोथेलियम से रिलीज होते हैं और वो इन्वॉल्व होते हैं रेगुलेशन ऑफ वेस्कुलर रेजिस्टेंस. लाइक अगर जो है हमारे पास एंडोथेलियन 1 रिलीज हो रहा है तो वो कंस्ट्रिक्ट कर रहा है ब्लड वेजल्स को. वेजो एक्टिव सब्सटेंस है, लोकल रिलीज है, लेकिन रेजिस्टेंस में ऐसे इन्वॉल्व होगा कि अगर कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा ब्लड वेसल को तो रेजिस्टेंस ज्यादा कर देगा. और नाइट्रिक ऑक्साइड ये भी लोकल रिलीज है, वेस्कुलर एंडोथेलियम से रिलीज होता है और ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है. अब ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर में अकॉर्डिंग टू द नीड. कि अगर हमें चाहिए कि वेजो कंस्ट्रिक्शन चाहिए, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो एंडोथेलियन 1 रिलीज हो जाएगा. और अगर जो है ब्लड प्रेशर को हाई मतलब एक रेगुलेट करना है और वो लो है तो उसको थोड़ा हाई करना है तो उसके हिसाब से वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी. और अगर ब्लड प्रेशर ऑलरेडी हाई है और उसको मेंटेन करना है तो फिर वेजो डायलेशन होगी बाय नाइट्रिक ऑक्साइड. ब्लड प्रेशर जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होता है उसमें कंट्रोल्ड होता है सेम मैकेनिज्म्स के थ्रू, जो हमने ऑलरेडी बात की कि बैरो रिफ्लेक्सेस हैं और जो हमारे पास ह्यूमरल मैकेनिज्म्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, अल्टीमेटली किडनी भी इन्वॉल्व होती है. तो ये जो सेम मैकेनिज्म्स हैं ये हाइपरटेंसिव पेशेंट के अंदर भी होते हैं, जैसे नॉर्मोटेंसिव पेशेंट के अंदर, नॉर्मोटेंसिव सब्जेक्ट के अंदर होता है. लेकिन जो इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अगर हाइपरटेंसिव जो पेशेंट है उसके अंदर भी ऐसे ही रिफ्लेक्सेस जो है वो रेगुलेट करें ब्लड प्रेशर को, तो वो पेशेंट हाइपरटेंसिव क्यों है? क्योंकि जो रिफ्लेक्सेस हैं उनका सेट पॉइंट हाइपरटेंसिव पेशेंट में हायर है. अगर नॉर्मोटेंसिव इंडिविजुअल में उन्होंने अपना सेट पॉइंट रखा हुआ है 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक, तो हाइपरटेंसिव इंडिविजुअल के अंदर उनका सेट पॉइंट 130 या 135 सिस्टोलिक है और डायस्टोलिक 80 या 90 है. डेट्स वाई हाइपरटेंसिव इंडिविजुअल्स में कंसिस्टेंटली ब्लड प्रेशर हाई होता है, क्योंकि जो उनके रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स होते हैं, जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, उनका ही सेट पॉइंट हाई हो चुका होता है. Regulation of blood pressure in hypertensive patients differs from healthy patients in that जो baroreceptors in the renal blood volume pressure control systems हैं appear to be set at a higher level of blood pressure. वो higher level of blood pressure पे जाके set हो जाता है. Now we will discuss in detail about the baroreceptor reflexes. एक्चुअली डायग्राम्स जिस तरह की मुझे मिली हैं उसके थ्रू मैं इलस्ट्रेट करने की कोशिश करूंगी कि आपको समझ आ जाए. जो बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्सेस होते हैं ना, हमारे पास बैरोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट पे, हार्ट ऑन द हार्ट एट द 2 साइड्स. फर्स्ट इज द एओर्टा एंड द सेकंड इज द कैरोटिड साइनस. एओर्टा पे प्रेजेंट होते हैं बैरोरिसेप्टर्स एंड कैरोटिड साइनस पे प्रेजेंट होते हैं. यू कैन सी इन दिस डायग्राम जो कैरोटिड साइनस है उस पे जो न्यूरॉन नर्व इनपुट आ रही है, न्यूरोनल इनपुट जो आ रही है वो है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, जो हमारी 9th क्रेनियल नर्व है. ग्लोसोफेरेंजियल नर्व वो न्यूरल इनपुट मिल रही है टू द कैरोटिड साइनस और उस कैरोटिड साइनस के ऊपर क्या प्रेजेंट है? बैरोरिसेप्टर्स. और जो सेकंड हमारे पास एओर्टा है उसके ऊपर भी बैरोरिसेप्टर्स प्रेजेंट है और उसको जो न्यूरोनल इनपुट मिल रही है वो मिल रही है वेगस नर्व, वेगस नर्व के थ्रू. वेगस नर्व हमारे पास 10th क्रेनियल नर्व है. अब होता क्या, किस तरह ये जो बैरोरिसेप्टर्स हैं ये इन न्यूरॉन्स के थ्रू रिस्पॉन्स भेजती हैं? क्या होता है एक्चुअली, जो हमारा ब्लड प्रेशर है अगर वो हाई है, वो हाई है तो एओर्टा के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होगा ज्यादा. जब एओर्टा के ऊपर प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट होगा तो एओर्टा होगा स्ट्रेच, स्ट्रेचिंग होगी एओर्टा की वॉल्स की. जब एओर्टा की वॉल्स की स्ट्रेचिंग होगी अल्टीमेटली क्या होगा, एओर्टा की जब वॉल्स की स्ट्रेचिंग होगी तो वो जो न्यूरॉन जो उसको इनपुट मिल रही है एओर्टा को 10th क्रेनियल नर्व की, वेगस नर्व की इनपुट मिल रही है, वो जो न्यूरॉनल इनपुट है उसकी जो नर्व एंडिंग है ना, जब उसकी स्ट्रेचिंग होगी ना तो जो नर्व एंडिंग है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं सोडियम चैनल्स. वो सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे उस स्ट्रेचिंग की वजह से. अब वो स्ट्रेचिंग जब ज्यादा होगी तो उतने सोडियम चैनल ज्यादा ओपन होंगे. जब सोडियम चैनल ज्यादा ओपन होंगे तो सोडियम का इनफ्लक्स स्टार्ट हो जाएगा, आउटसाइड से इनसाइड मूव करेंगे, न्यूरॉन के अंदर मूव करेंगे सोडियम आइंस. जब सोडियम आइंस मूव करेंगे तो अल्टीमेटली क्या करेंगे? डिपोलराइजेशन कराएंगे, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे. एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे तो वो जो एक्शन पोटेंशियल है अब वो जाएगा
मेडल्ला के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस। अब वो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस, उस तक चला गया सिग्नल थ्रू वेगस नर्व, और वो जो सिग्नल गया है वो हाई इंपल्सेस हैं, डीपोलराइजेशन है, एक्शन पोटेंशियल है। अब वो सिग्नल बता रहा है कि जो ब्लड प्रेशर है वो हाई है। अब वो जो ब्लड प्रेशर हाई है उसको कैसे उन्होंने ओवरकम करना है। हमारे मेडला के अंदर जो है कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर भी प्रेजेंट है, कार्डियक एक्साइटेड सेंटर भी प्रेजेंट है, वेजो मोटर सेंटर भी प्रेजेंट है। अब जब उस तक सिग्नल गया तो कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर को उसने कर दिया स्टिमुलेट, कि कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर स्टिमुलेट हो जाए बिकॉज ब्लड प्रेशर हाई है। तो कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर ने वेगस नर्व के थ्रू ही रिस्पॉन्स भेजना है, एसिटाइलकोलिन रिलीज होनी है, एसिटाइलकोलिन ने मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स पर एक्ट करना है जो हमारे साइनोएट्रियल नोड पर प्रेजेंट होते हैं, हार्ट के ऐसे नोड पर प्रेजेंट होते हैं। उन मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स पर जब वो एक्ट करते हैं तो मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स जो हैं वो जी इनहिबिटरी प्रोटीन से बिलोंग करते हैं, तो हार्ट रेट वो डिक्रीज कर देते हैं। हार्ट रेट डिक्रीज हुआ, किसी हद तक ब्लड प्रेशर कंपनसेट होगा और जो हाई ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट होगा। एट द सेम टाइम कार्डियो एक्सिलेटेड सेंटर भी प्रेजेंट है हमारे मेडुला में। अब कार्डियो एक्सिलेटेड सेंटर हो जाएगा इनहिबिट, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर है वो हाई है, इसलिए एक्शन पोटेंशियल ज्यादा जनरेट हुआ है और उसकी तरफ सिग्नल गया कि ब्लड प्रेशर हाई है। उसने कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर को तो स्टिमुलेट करके हार्ट रेट डिक्रीज करवा दिया। एट द सेम टाइम कार्डियो एक्सिलेटेड सेंटर को वो इनहिबिट कर देगा। जब कार्डियो एक्सिलेटेड सेंटर इनहिबिट हो जाएगा, कार्डियो एक्सिलेटेड सेंटर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है सिंपैथेटिक डिस्चार्ज का। जब वो सिंपैथेटिक डिस्चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जब वो कार्डियो एक्सिलेटेड सेंटर इनहिबिट हो जाएगा तो सिंपैथेटिक डिस्चार्ज कम हो जाएगा। सिंपैथेटिक डिस्चार्ज कम हो जाएगा, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का रिलीज कम हो जाएगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन कम हो जाएगी। वेजो कंस्ट्रिक्शन कम होगी तब भी ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट होगा। इस तरह वेजो मोटर सेंटर है उसको भी इनहिबिट करवा देगा। वेजो मोटर सेंटर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है एक टोन का, विनस टोन का, जो उसकी मेंटेन करता है, वो उसकी कंस्ट्रिक्शन में और जो है किडनी को भी रिस्पॉन्ड करता है। वो जो वेजो मोटर सेंटर जब इनहिबिट होगा तो अल्टीमेटली विनस टोन भी डिक्रीज होगी, तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल की तरफ चला जाएगा और इस तरह ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा। जो हाई ब्लड प्रेशर था उसने इस तरह रिस्पॉन्ड किया और हमारे बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्सेस ने आगे जो है रिस्पॉन्स शो किया टुवर्ड्स द मेडुला, और मेडुला में कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर, कार्डियो एक्सिलेटेड सेंटर थे। उन्होंने जो इनहिबिटरी सेंटर था वो स्टिमुलेट हो गया, एक्सिलेटेड सेंटर जो है वो इनहिबिट हो गया, वेजोमोटर सेंटर भी इनहिबिट हो गया। अल्टीमेटली जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गया। इसी तरह अगर हम लोग बात करें ब्लड प्रेशर डिक्रीज की, कि ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज है एक पेशेंट के अंदर, उसे हाइपोवोलीमिया हो गया, उसे हेमरेज है, ब्लड प्रेशर उसका डिक्रीज हो गया। जब उसका ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया तो स्ट्रेचिंग ऑफ द वॉल्स जो है वो कम होगी। बहुत जो एक ऑप्टिमम रिक्वायर होती है फायरिंग, एक ऑप्टिमम एक्शन पोटेंशियल रिक्वायर होता है ये बताने के लिए, ये सिग्नल देने के लिए कि जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन है। लेकिन जो वो जो एक ऑप्टिमल फायरिंग है उससे कम सिग्नल जा रहा है, एक्शन पोटेंशियल जो एक ऑप्टिमल रिक्वायर है उससे कम सिग्नल जा रहा है। जब उससे कम जो है फायरिंग होगी तो ये परसीव करेगा, जो हमारा मेडुला में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस, वो ये परसीव करेगा जो ब्लड प्रेशर है वो लो है। अब ब्लड प्रेशर लो है तो वो क्या करेगा, वो कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर को इनहिबिट कर देगा। कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर जो रिस्पॉन्सिबल था हार्ट रेट को डिक्रीज कराने में थ्रू वेगस नर्व स्टिमुलेशन, तो वो जो है कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर इनहिबिट होगा तो हार्ट रेट जो है ना वो इंक्रीज करेगा। एट द सेम टाइम जो कार्डियो एक्सिलेटेड सेंटर उसको स्टिमुलेट करवा देगा। कार्डियो एक्सिलेटेड सेंटर जब स्टिमुलेट हो जाएगा तो कार्डियो एक्सिलेटेड सेंटर रिस्पॉन्सिबल है सिंपैथेटिक डिस्चार्ज में, सिंपैथेटिक डिस्चार्ज कराएगा ज्यादा, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन रिलीज होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगा, जो लो था वो जो है वो मेंटेनेंस की तरफ जाएगा। इस तरह वेजोमोटर सेंटर उसको एक्टिवेट करेगा, विनस टोन ज्यादा करेगा, अल्टीमेटली जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होगा क्योंकि हार्ट रेट इंक्रीज कर गया और कॉन्ट्रेक्टिलिटी इंक्रीज होगी, वहां से वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हुआ, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, अल्टीमेटली जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन हो जाएगा। इस तरह बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्सेस जो हैं वो लो ब्लड प्रेशर को भी टुवर्ड्स द सेट पॉइंट लेके आते हैं और हाई ब्लड प्रेशर को भी टुवर्ड्स द सेट पॉइंट लेके आते हैं और मेंटेन करते हैं, ऑप्टिमल मेंटेनेंस करते हैं ब्लड प्रेशर की। रिस्पॉन्स ऑफ बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्सेस टुवर्ड्स हाई ब्लड प्रेशर। बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्सेस का क्या रिस्पॉन्स टुवर्ड्स हाई ब्लड प्रेशर, ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। इस तरह मैंने इसलिए फ्लो चार्ट बनाया ताकि अंडरस्टैंडिंग इजी हो सके। राइजिंग ब्लड प्रेशर रेज हुआ, क्या हुआ, स्ट्रेचिंग हुई आर्टीरियल वॉल्स की, मैंने पहले भी बताया कि स्ट्रेच हो जाती है। फिर क्या होगा, स्टिमुलेशन होगी बैरोरिसेप्टर्स की, कैरोटिड साइनस में, एओर्टिक आर्च में और अदर लार्ज आर्टरीज है नेक की एंड थोरेक्स की, तो वहां पे जो है ना स्टिमुलेशन होगी बैरोरिसेप्टर्स की, इंपल्सेस इंक्रीज होंगी क्योंकि सोडियम का इन्फ्लक्स इंक्रीज होगा, इंपल्सेस इंक्रीज होगी, अल्टीमेटली उस तरह ही सारे मैकेनिज्म्स होंगे और ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन होगी। नेक्स्ट इज बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्सेस टुवर्ड्स लो ब्लड प्रेशर।
अब बैरो रिसेप्टर्स का जैसा मैंने बताया कि अगर वो स्ट्रेचिंग कम होगी, फायरिंग जो ऑप्टिमल है उससे कम हो जाएगी। अब इस केस में आप देखें कि नीचे से स्टार्ट करते हैं, लाइक ये देखें हेमरेज हुआ हुआ है, हेमरेज लिखा हुआ है, हेमरेज हो गया, ब्लड पेशेंट का लॉस हो गया। जब ब्लड लॉस हुआ उसकी वजह से क्या हुआ, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज किया, उसकी वजह से क्या हुआ, सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर डिक्रीज हुआ, सेंट्रल वीनस प्रेशर डिक्रीज हुआ, अल्टीमेटली वीनस रिटर्न डिक्रीज हुआ, वीनस रिटर्न डिक्रीज हुआ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। डायस्टोल के एंड पे जो वॉल्यूम रह जाता है ना, डायस्टोलिक फेज कंप्लीट हो गया तो वेंट्रिकल्स की जितनी फिलिंग हुई होती है तो वो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है। जब वीनस रिटर्न ही कम आएगा तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी डिक्रीज कर जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज करेगी, अल्टीमेटली आर्टीरियल ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। अब होगा कि ये जो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर गया ये अल्टीमेटली बैरो रिसेप्टर्स को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। वहां से सेंट्रल वीनस प्रेशर जो है वो भी बैरो रिसेप्टर्स को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। बैरो रिसेप्टर्स जब स्टिमुलेट हुए उन्होंने क्या करना है, उन्होंने डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू, लाइक कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर को जो उन्होंने इनहिबिट कर देना और कार्डियो एक्साइटेड सेंटर को स्टिमुलेट कर देना, क्योंकि ये लो ब्लड प्रेशर है इसको मेंटेन करना है, तो फिर वो हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करेगा, वीनस टोन इंक्रीज करेगा, आर्टीरियल रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, देन जो है सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस जो है उसको मेंटेन करेगा। अल्टीमेटली ये सारे मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व होके तो क्या करेंगे, ब्लड वॉल्यूम रेज करेंगे, मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर ज्यादा होगा, सेंट्रल वीनस प्रेशर ज्यादा होगा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड देन अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट ज्यादा होकर आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को एक खास सेट पॉइंट तक मेंटेन करेगा। Now we will move towards the chemoreceptors response. Chemoreceptors are also involved in the regulation of blood pressure. Actually, chemoreceptors are of two types. Peripheral chemoreceptors होते हैं और central nervous system chemoreceptors होते हैं। और जो peripheral chemoreceptors होते हैं वो present होते हैं aortic body पे और carotid body पे, ठीक है। अब वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कीमोरिसेप्टर्स, और जो कीमोरिसेप्टर्स वो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स कहलाते हैं, और जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स वो सेंसिटिव होते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे। और ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है उसकी सेंसिटिविटी जो है वो डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे होती है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जैसे डिक्रीज करता है तो वो कीमोरिसेप्टर्स जो एओर्टिक बॉडी पे और कैरोटिड बॉडी पे प्रेजेंट है वो सेंसिटाइज होते हैं। अब वो जो कीमोरिसेप्टर्स ये असल में ये कहता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज करने का क्या मतलब है कि हाइपोक्सिया फेस करे, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है। अब वो कीमोरिसेप्टर्स ट्रिगर होते हैं, जिस तरह हमारे बैरो रिसेप्टर्स उस तरह कीमोरिसेप्टर्स हैं, उस तरह ही दो, जिस तरह कैरोटिड साइनस से क्रेनियल नर्व ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जा रही थी, इस तरह वहां से कैरोटिड बॉडी से ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जाती है और एओर्टिक बॉडी से वेगल नर्व जाती है। और इस तरह ही जब सेंसिटाइज करते हैं वो लो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है हाइपोक्सिया स्टिमुलेट करता है तो अल्टीमेटली क्या हो, सिग्नलिंग जाती है और फिर इस तरह ही कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर, कार्डियो एक्साइटेड सेंटर, ये सारे इन्वॉल्व हो के ब्लड प्रेशर को रेज करते हैं। ब्लड प्रेशर रेज होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसको किसी हद तक ओवरकम करना कोशिश करेंगे, जो ऑक्सीजन डिमांड है उसको जो है वो पूरे करने की कोशिश करेंगे, जो हाइपोक्सिया है उसको किसी हद तक जो है वो ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। ये पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स करते हैं। और एट द सेम टाइम जो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम कीमोरिसेप्टर्स होते हैं वो मेडल्ला में प्रेजेंट होते हैं। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम कीमोरिसेप्टर्स जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर से और पीएच से। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। सपोज अगर ब्रेन के अंदर ऐसा हुआ है कि डू टू एनी रीजन लाइक ट्यूमर है किसी को, इंट्राक्रेनियल प्रेशर उसका बहुत ज्यादा हो गया, अब इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज्यादा हो गया, ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई वहां पे नहीं हो रही है, ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड जब वहां पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से वो वाटर के साथ मिलेगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलेगी तो कार्बोनिक एसिड बनाएगी, कार्बोनिक एसिड जब बनाएगी तो कार्बोनिक एसिड अल्टीमेटली ब्रेक होगा बाय कार्बोनेट आइंस में और हाइड्रोजन आइंस में। अब वो जो हाइड्रोजन आइन है वो स्टिमुलस है कीमोरिसेप्टर्स का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है। अब वो हाइड्रोजन आइन जाके स्टिमुलस करेंगे कीमोरिसेप्टर्स को कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाई है। अब वो जो कीमोरिसेप्टर्स है वो क्या करेंगे, सिंपैथेटिक डिस्चार्ज स्टार्ट कर देंगे और पैरासिम्पैथेटिक डिस्चार्ज भी स्टार्ट कर देंगे। सिंपैथेटिक डिस्चार्ज क्या होगा, वो ब्लड प्रेशर रेज करेगा ताकि किसी हद तक जो ऑक्सीजन की कमी है उसको ओवरकम किया जा सके, और वो जो पैरासिम्पैथेटिक डिस्चार्ज है वो हार्ट रेट डिक्रीज कर देगा। तो इस तरह ऐसे पेशेंट्स के अंदर जिनका इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है वहां पे हाई ब्लड प्रेशर विद फॉल या फॉलिंग पल्स रेट होता है। ब्लड प्रेशर हाई है लेकिन पल्स रेट उनका काम है। तो इस तरह जो कीमो रिसेप्टर्स हैं वो एक्ट करते हैं और ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अंदर अगर हम देखें तो देखें ऑक्सीजन का लिखा हुआ है और पीएच का कि वो लो होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड अगर हाई होगी तो इस तरह डिटेक्ट होगी और स्टिमुलेशन होगी वेजोमोटर सेंटर की जो वहाँ पे मेडल्ला के अंदर प्रेजेंट होता है। हार्ट रेट इंक्रीज करेंगे, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज करेंगे, वेजो कंस्ट्रिक्शन, अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर को जो है ना वो नॉर्मल की तरफ लेकर आएंगे। मैंने लेकिन इसकी ज्यादा डिटेल बता दिया है, लेकिन ये भी अगर आप लोग देख लें तो काफी इनफ होगा। देन हमारे पास है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन टुवर्ड्स रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर।
Antidiuretic hormone actually involves इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. एंटीडायूरेटिक हार्मोन जो है उसकी कंसंट्रेशन एक ऑप्टिमल जो है वो रिस्पॉन्सिबल एक प्रॉपर हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाने में रोल प्ले करता है वो बिकॉज नीड पे डिपेंड करता है. अगर हमारी जो बॉडी है उसके अंदर वाटर की डेफिशिएंसी है तो एंटीडायूरेटिक हार्मोन ज़्यादा रिलीज होगा, रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करवाएगा ताकि बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सके. अब होगा क्या अगर ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कर गया. ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करने का क्या मतलब है कि ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज हुई है, हाइपर ऑस्मोलैलिटी है, वाटर कम है, सोल्ट ज्यादा है. अब हाइपर ऑस्मोलैलिटी क्या करेगी, वाटर की रिक्वायरमेंट है एक प्रॉपर जो है ना ऑस्मोलैलिटी लेवल मेंटेन करने के लिए. अब ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर जब ज्यादा होगा तो वो सिग्नल जाएगा ऑस्मो रिसेप्टर्स पे जो हाइपोथैलेमस पे प्रेजेंट है. और ऑस्मो रिसेप्टर्स पर जब सिग्नल गया जो हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे, थर्स्ट को स्टिमुलेट करेंगे. थर्स्ट को स्टिमुलेट करेंगे बिकॉज कि पानी की कमी है बॉडी के अंदर तो थर्स्ट को स्टिमुलेट करो ताकि बाहर से जो है ना वो पानी लिया जाए. जो सब्जेक्ट है जो पेशेंट है वो वाटर जो है उसको इनटेक करे तो थर्स्ट स्टिमुलेट होगा. एट द सेम टाइम जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हाइपोथैलेमस पे हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड से एंटीडायूरेटिक हार्मोन जो है उसकी सिक्रीशन स्टार्ट करेंगे. एंटीडायूरेटिक हार्मोन जब सिक्रीट होगा तो एंटीडायूरेटिक हार्मोन के ना रिसेप्टर्स दो जगह प्रेजेंट होते हैं. एक V1 रिसेप्टर्स होते हैं और एक V2 रिसेप्टर्स होते हैं. जो V2 रिसेप्टर्स होते हैं वो कलेक्टिंग डक्ट्स पर प्रेजेंट होते हैं जो किडनी के एंड पे होती हैं. डिस्टल कॉन्वेंट ट्यूब्यूल एंड देन एंड पे कलेक्टिंग डक्ट्स. अब कलेक्टिंग डक्ट्स के ऊपर वो V2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. जब एंटीडायूरेटिक हार्मोन रिलीज होता है तो वो उन V2 रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करता है और इन V2 रिसेप्टर्स पे एक्ट करके वो पोरिन चैनल ज्यादा करता है. पोरिन चैनल ज्यादा करके वाटर की रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट करवाता है. अल्टीमेटली किडनी वाटर को क्या करता है, रीअब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है. अल्टीमेटली जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है तो जो है ना वो ब्लड वॉल्यूम हाई होता है और जो ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर है जो इंक्रीज हुआ था वो एक लेवल तक मेंटेन होना स्टार्ट हो जाता है. एट द सेम टाइम जो इसके रिसेप्टर्स V1 रिसेप्टर्स होते हैं वो ब्लड वेजल्स में प्रेजेंट होते हैं. जब ADH वो V1 रिसेप्टर्स को जाकर स्टिमुलेट करते हैं तो उनकी वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है. वेजो कंस्ट्रिक्शन होकर भी जो है ना वो किसी हद तक ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती हैं. इस तरह ADH जो एंटीडायूरेटिक हार्मोन है वो भी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है बिकॉज जो ब्लड वॉल्यूम है अगर कम हुआ हुआ है, वाटर कम है बॉडी के अंदर तो उसने ब्लड वॉल्यूम को भी मेंटेन करना है. V2 रिसेप्टर्स पर एक्ट करके वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करा के और V1 रिसेप्टर्स जो है ब्लड वेजल्स पे उन पे एक्ट करके वेजो कंस्ट्रिक्शन करा के. इस तरह ADH इन्वॉल्व्स इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर. एक हमारे पास रह गया है ANP एट्रियल नाइट्रोक्यूरेटिक पेप्टाइड. एक्चुअली एट्रियल नाइट्रोक्यूरेटिक पेप्टाइड जो है ना वो एक सब्सटेंस होता है जो राइट एट्रियम से रिलीज होता है. अगर ब्लड प्रेशर बहुत हाई है और राइट एट्रियम पे कॉन्टिन्यूस प्रेशर पड़ रहा है तो वो एक सब्सटेंस रिलीज करता है. क्योंकि वीनस रिटर्न ज्यादा होगी, अगर ब्लड प्रेशर हाई है वीनस रिटर्न ज्यादा होगी तो राइट एट्रियम के अंदर ज्यादा ब्लड जाएगा तो वो फिर उस सेंस करके उसको एक सब्सटेंस रिलीज करता है एट्रियल नाइट्रोक्यूरेटिक पेप्टाइड. और वो जो सब्सटेंस है एट्रियल नाइट्रोक्यूरेटिक पेप्टाइड एक्चुअली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेजोडाइलेशन. वेजोडाइलेशन भी करवाता है. एट द सेम टाइम एट्रियल नाइट्रोक्यूरेटिक पेप्टाइड जो है वो नेट्री यूरेसिस कराता है. नेट्री यूरेसिस कराता है वो सोडियम को एक्सक्रीट कराता है बॉडी से. जब सोडियम एक्सक्रीट होता है बॉडी से तो अल्टीमेटली क्या होगा, वाटर भी साथ लेकर जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा और ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलेट होगा. इस तरह एट्रियल नाइट्रोक्यूरेटिक पेप्टाइड भी रोल प्ले करता है इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर. एंड was all about the reflexes that involved in the regulation of blood pressure. एक हमारे पास रह गया the most important one, that is the RAS, renin angiotensin aldosterone system, and we will discuss thoroughly डिटेल में हम लोग RAS को डिस्कस करेंगे in the next video. Thank you so much.